हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दोस्त रोमदिन राहुल, जैसे कि मेरा निक नेम है रानी। रानी नाम से भी बुला सकते हो। फिर से हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों, आप सबको पता है मैं नई यूट्यूबर हूँ और मैंने पहले वीडियो अपनी लाइफ जर्नी से शुरू किया है और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। और लाइफ जर्नी का जहाँ पे आधा रह गया था और उससे उस जहाँ पे एंड हुआ था उससे मैं शुरू करूँगी। मैं देखने चाह रही थी बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो इंटरेस्ट है लेकिन यूट्यूब में तो मैंने कभी फील नहीं किया था। लेकिन हाँ, जितने लोगों ने इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला है। नया हूँ, धीरे धीरे और ज़्यादा प्यार मिलेगा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। जैसे कि आपको बताया था कि एसिड अटैक होने के बाद मुझे घर तक ले आए और वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए और मुझे जो फास्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। जैसे कि जहाँ पे भी एसिड अटैक किसी पर होता है तो उसको अच्छे से पानी से, उसकी जो पास में एसिड डाला है उसको अच्छे से साफ करके अच्छे से नहला के उसको हॉस्पिटल ले जाओ ताकि वो और पास को बचा सके, क्योंकि एसिड एक ऐसी हार्मफुल केमिकल होता है। तो वो सिर्फ चेहरा नहीं जलाते बट एक डिफरेंस फास्ट डैमेज कर देते। ये जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। जैसे कि मैंने दोनों आँखों से ब्लाइंड हूँ, मेरी पूरा सर पे कुछ भी नहीं है, आपको मैं दिखा सकती हूँ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा कान नहीं है, बहुत ख़राब हुआ ये इसलिए कि मेरे को कोई फास्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो क्योंकि लोगों को पता नहीं था, 2009 में इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था और 2013 में इसके ऊपर लॉ आया। तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब लेके गए, मैं चिल्ला रही थी। डॉक्टर ने भी वैसा ही किया, उन्होंने एक बूंदा भी मेरे ऊपर पानी नहीं डाला। मुझे 1 घंटे के लिए नशे की इंजेक्शन देके बड़े हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। रात को 10:30 मतलब 10:30 में मुझे रेफ़र कर दिया गया। और वहाँ से बड़े हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं, 44 किलोमीटर है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है जो भी गाड़ी में जाओ। लेकिन मुझे पहुँचने में होल नाइट लग गया। मैं सुबह 4 बजे पहुँची। वो हाओ कैसे? वो इसलिए कि मेडिकल सिस्टम इतना ख़राब था कि रास्ते में एम्बुलेंस में मुझे भेजा गया वो ब्रेक डाउन हो गया। और उस समय किसके पास स्मार्टफोन नहीं था, सबके पास कीपैड। जो भी 1-2 लोग थे सबके पास भी फ़ोन अवेलेबल नहीं था। तो सब घंटा ट्राई कर चुके थे लेकिन कोई गाड़ी देने के लिए भी तैयार नहीं था जिसके पास गाड़ी था। इसलिए कि 2-3 दिन के बाद सीएम चुनाव होने वाला था, इलेक्शन चल रहा था। सो सारी गाड़ी इलेक्शन के लिए, रैली के लिए बुकिंग थे, लेकिन 1 घंटे के लिए इमरजेंसी केस में भी कोई गाड़ी नहीं दे रहा था। तो गाड़ी ढूंढते ढूंढते रात को 3 बज गई। तो मुझे वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में 4 बज गई। पूरी होल नाइट में रोड पे स्ट्रेचर पे लेटी रही। मेरी कंडीशन बिगड़ती गई। एसिड अंदर ही अंदर मेरे शरीर जिस्म के अंदर ही चलती गई, क्योंकि मेरी एसिड के कारण मेरी बॉडी 80% बर्न हो गया था। मैं कम्प्लीटली दोनों आँखों से ब्लाइंड हो गई थी। जब बड़े हॉस्पिटल मुझे दिया गया तो वहाँ पे मुझे वैसे ही 3 दिन तक ज़मीन पे लेटा गया एक चादर टांग के, क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट के लिए खाली नहीं था वार्ड, क्योंकि फायर बर्न पेशेंट इतने से कि एसिड बर्न केस के लिए कोई भी प्लेस खाली नहीं था। तो ऐसे ही 3 दिन तक लेटी रही, बस सलाइन चलता रहा। कंडीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। तो मैं 9 महीने तक आईसीयू में शिफ्ट रही। इतना कंडीशन ख़राब हो गई कि सांस लेने में तकलीफ़ हो गई, बेहोश हो गई, सेंसलेस हो गई, सेंस नहीं आई। तो मुझे आईसीयू में 9 मंथ तक शिफ्ट होना पड़ा। 9 मंथ पे मेरी 3 ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई थी। जितने सारे एसिड जहाँ पे भी जला गया था 80% बर्न हो चुका था। जैसा कि आप लोग मेरे ओपन हेड, प्राइवेट और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि मेरी बैकबोन, मेरी चेस्ट, मेरे शोल्डर, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुका था। वो तो दिखा नहीं सकती लेकिन जो दिखाना है वो दिखा दे रही हूँ। जैसे कि आपने मेरा ओपन हेड फोटो देखा तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। दोनों आँखों से तो मैं ब्लाइंड हो गई थी। जैसे मेरी राइट साइड आई बाहर आ गई, लेफ़्ट साइड आई तो बाहर आ गई थी। तब धीरे 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 मेरी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती गई। खून की शॉर्टेज पड़ी, मेरे अंदर खून की कमियां हो रही थी, खून नहीं रुक रहा था। 27 बॉटल ब्लड लगी थी मुझे, क्योंकि इस चारों जगह में फट के ब्लड लीकेज हो रही थी। इतनी जोर से खून बह रही थी, आप यकीन मानो। जब ड्रेसिंग का अंकल ड्रेसिंग खोलते थे, एक दिन छोड़ के मेरे ड्रेसिंग किया जाता, वो जो सारे सड़ गए थे जो स्किन, उसको निकाल रहे थे एसिड के कारण। जब निकालते थे
जैसे हम रंग मतलब होली में पिचकार लगाते हैं ना रंग लगाने के लिए, ऐसे ही ब्लड निकलता था मेरे शरीर से। मतलब इतनी पेनफुल था, मतलब वो एक एक सेकेंड मेरे लिए बहुत पेनफुल था। ऐसे ने जितना दर्द है उससे 6 गुना ज़्यादा हॉस्पिटल में मैंने दर्द झेला है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बिगड़ती गई। तो अगस्त महीने का टाइम था, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं कोमा में चली गई। डॉक्टर ने बोला कि 72 आवर्स में अगर होश नहीं आएगा तो हम शायद बचा नहीं पाएंगे। तो 26 और 30 सेकेंड पे बाद मेरा होश आया था, लेकिन सब कुछ थम चुका था। जो थोड़ा बड़ा बचा था मेरे शरीर में वो भी चला चुका था। इसका मतलब कि मैं सिर्फ बोल पा रही थी, दोनों आई से तो ब्लाइंड हो गई थी। मेरी पूरी शरीर पैरालाइज अटैक हो चुका था, मेरे बॉडी वर्कआउट नहीं हो रहा था, मेरे दोनों पैर काम करना बंद हो गया। तो सोचो कि मेरे अस्तित्व ही मिट गए समाज के सामने। ये मेरी सोच नहीं थी, मेरी माँ की सोच नहीं थी, मेरी फैमिली की सोच थी। मेरे पापा ने ये बचपन से, जैसे आपको बता रखा है। अगर आप मेरे बचपन की लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आज तक के बाद ही लाइफ के बारे में बता रही हूँ आप सबको। तो पापा को लगा कि अब कुछ होने नहीं वाला है, तो उसको डिस्चार्ज करके ले आते, फालतू में पैसा भी जा रहा है। तो मेरी माँ ही नहीं चाह रही थी कि, मेरी माँ चाह रही थी कि वो ठीक हो के मैं उसको घर ले जाऊंगी। ऐसी हालत में लेके जाऊंगी तो वो कैसे ज़िंदा रह पाएगा। डॉक्टर ने ये बोला था कि वो 95% ठीक नहीं हुआ है, 5% बस वो जिंदा है, तो कैसे ऐसे हालत में ले जाओगी। लेकिन पापा ने नहीं सुना, मेरे पापा के बेटे लोगों ने नहीं सुना। मुझे ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके मेरे घर में ले आए। उस टाइम जब सॉरी थोड़ा जुकाम हुआ था इसलिए गले में लग रहा है। और जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी तो मेरी खुद की मामा, जो मेरी माँ के भाई है, मतलब बड़े पापा के बेटे लोग हैं, मेरी माँ के खुद के भाई नहीं थे। जो बड़े पापा के बेटे लोग वो मेरी ही मामा है। तो उन्होंने बोला कि उसको इंजेक्शन दे के, पैसा दे के इंजेक्शन दिलवा, जहर मिला के मार दो, बच के क्या करेगी, उसमें क्या है, मर गई है, सड़ गई है, ब्लाइंड हो गई है, विकलांग हो गई है, तो बच के क्या करेगी। उस टाइम उनको फील नहीं हो रहा था मेरे अंदर दिल है, मुझे दर्द होता है, मुझे जीने की इच्छा है, मैं जीना चाह रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा था। मुझे ऐसे ही घर में पका दिया विदाउट मेडिसिन, कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया जा रहा था। मेरी माँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो बैंडेज कॉज कपड़ा है और बेटाडीन मलहम है वो ला के मेरी ड्रेसिंग खोलती थी कि उसको एक्सपीरियंस हो गया था 9 मंथ तक रहने के बाद। क्या बता, बहुत पेनफुल था। बिना मेडिसिन में सब कुछ सहना बहुत पेनफुल था। किसी ने ये सोचा नहीं था मेरे अंदर एक जान भी है, मुझे तकलीफ़ भी बहुत होता है सिर्फ मेरी माँ को छोड़ के। ऐसा नहीं कि वो इलाज करते तो मैं ठीक नहीं हो पाती, ठीक हो पाती। आज अगर मैं जिंदा हो तो तब क्यों नहीं हो पाती, आज अगर मैं ठीक हूँ तब क्यों नहीं हो पाती। आज अगर मैं थोड़ा सा देख पा रही, शायद उस टाइम में बहुत ज़्यादा देख पाती। मेरी फैमिली इसलिए एलिजिबल थी लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया। मैं लड़की हूँ, मेरी चेहरा जल गई तो सब कुछ ख़त्म। ऐसे ही मुझे बेड में पकाया 2009 से 2014 तक 5 साल एक अंधेरी दुनिया में ऐसे ही बेड में पड़ी रही। ना दिन का सूरज, ना रात का चांद, ना बाहर का हवा, ना मैंने कुछ महसूस नहीं किया। वो 5 साल एक एक सेकेंड मेरे लिए कितना पेनफुल था। आज अगर मैं रिमाइंड करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बिना मेडिसिन से, आप सोचो कि जिस हालत में मुझे हॉस्पिटल लेके आए थे उस टाइम मेरी पूरी शरीर बैंडेड थी, पूरी, मतलब सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को छोड़ के सारे शरीर जख्म में भरा हुआ था। स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी, सारे शरीर पूरा, पैर को छोड़ के सब कुछ, दोनों लेग, पूरी बॉडी, पूरी हैंड्स, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था बैंडेज नहीं था। तो बिना मेडिसिन, बिना एंटीबायोटिक, बिना ग्लूकोज, कुछ भी नहीं हो रहा था तो कैसे घाव सूखेगा। घाव धीरे धीरे गलने लगा। आप यकीन मानो, माँ जब मेरी ड्रेसिंग खोलती थी मेरी मांस ऐसे टुकड़े टुकड़े निकलते थे, इतनी पेन थी। मैंने वो दर्द 2009 से 2010 अगस्त तक सहा है। अब बहुत पेनफुल था वो लाइफ।
मुझे एसिड ने कभी हराया नहीं था, लेकिन वो दर्द ने मुझे उस टाइम हरा दिया था। बिना दवाई बिना पेन किलर वो दर्द का सहना, एक एक सेकेंड मेरे लिए ऐसा लग रहा था मान लो कि मुझे कोई काट दे, मुझे मार दे, मुझे जहर दे दे। मैं मेरी माँ को बोलती, माँ तो जहर दे दे, मुझे मुझे तकलीफ़ से मुक्त कर दे प्लीज़, मुझे नहीं जीना है। मैंने ऐसे वो सेंटेंस ऐसे वर्ड्स शायद लाख बार बोला होगा, लेकिन वो माँ है ना, वो मेरे साथ मेरी दर्द को भी वो दर्द उसको हो रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था मुझे अच्छा करने के लिए। तो फाइनली इतने दिन के बाद, इतने महीने के बाद, वो दर्द झेलने के बाद अगस्त में मेरी दर्द धीरे धीरे सूख गया। वह ऐसे कि मेरी माँ ने, एक होता ना माँ ही होते कुछ भी करके इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कराते। नारियल का तेल बनाया और पूरी मुझे शरीर को खोल दिया, बैंडेड निचोड़ा, मतलब जैसे कि नारियल तेल में नहा रही हूँ। मेरी माँ ने बोला तुझे 8 दिन तक बैठना पड़ेगा। 8 दिन बैठू, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं थी, पर इतनी से हो चुकी थी मैं। मेरी वेट 22 किलो हो गया था। अब सोचो कि मैं कितनी से हो चुकी थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वहाँ बैठने के लिए। वो इसलिए बैठने के लिए बोल रहा था क्योंकि पूरी बैंडेज खोल दिया था ना मेरी, मतलब यहाँ तक भी जख्म था, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि मैं मतलब ऐसे रख के सो जाऊँ। यहाँ पे पूरे सब घाव में भरा पड़ा था। अगर सो जाऊँगी तो पूरी शरीर मेरी जो भी बिस्तर पे लग जाएगा, बहुत चुड़ाने में बहुत तकलीफ होगा, स्किन लग जाएगी। तो माँ ने बोला तो एटलीस्ट 2-4 दिन तो बैठना पड़ेगा, इतना दर्द सह रहा है तो इतना सह ले, सो के तो दर्द सह ले तो बैठ के कैसे दर्द सहूँगी। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर भी लास्ट में हिम्मत जुटाई। 3 दिन मैंने बैठी हूँ, एक दिन मतलब बहुत 24 40 घंटे विथ मिला के 24 फिर एक्स्ट्रा। कितना था पेनफुल, मतलब सोच भी नहीं सकते। मेरे माँ भी मेरे साथ बैठी रही, मेरी कमर को दबाएगी, मतलब सोने के लिए तो कुछ भी नहीं था, मतलब सो भी नहीं सकती थी, इतनी था घाव। तो 3-4 दिन के बाद जब वो घाव धीरे धीरे रेड होने लगा, मैंने बोला माँ कुछ भी करके मुझे सुला दे, जो भी पास में वो आधा सूख जाएगा तो जो भी पास लग जाएगा तो लगने दे, उसके बाद वो सूख जाने के बाद इधर से लगा देना, नहीं तो मैं बेड में मर जाऊंगी। मेरे शरीर काँप रहा था, मतलब इतनी पेन हो रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुकी थी, इतनी रो रही थी। तो मेरी माँ ने मतलब 2-3 साड़ियाँ लपेट के मेरी जो कहनी है ना शोल्डर, ऐसे ही आर्म जो है ऐसे करके मेरी जो 2 उंगली की ऐसे करके मैं ऐसे ही सोई, हाँ ऐसे ही सोई। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे घाव धीरे धीरे सूखने लगा। तो फिर कोशिश किया सोने की, पेन होती थी, लग जाती थी, फिर भी धीरे धीरे वो हो गया, सूख गया, घाव सूख गया, लेकिन बस पैर काम नहीं कर रहा था। 2014 तक ऐसे ही बेड पे पड़ी रही। आप यकीन नहीं मानोगे उस समय मैं क्या सोचती थी जब ठीक हो गई, वो घाव से ठीक हो गई। वो 5 साल मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। मेरी बात सुनेंगे तो कोई हंसेगा या कोई सोचेगा कि ऐसे हालत में कौन ऐसे सपने देख सकता है। मैं ऐसे देखे मैं ठीक हो रही हूँ, मैं लाइफ में आगे कुछ कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ। आज मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसे काम करूँगी, किसी की हेल्प करूँगी, ऐसे तक अवेयरनेस के लिए काम करूँगी, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, मेरे ऊपर ऐसा हुआ है, ऐसे सोचती थी। मैं कॉलेज जा रही हूँ, पढ़ाई कर, मेरी माँ ने जो भी सपना देखा था मेरे पापा के डेथ होने के बाद मेरे ऊपर, सारे सक्सेस करूँगी, एक एक सेकंड वो सपना देखा है और मैंने वो दिल से देखा था, शायद आज वो सच हो गया। फिर 2014 में मेरी कॉलेज में एक सीनियर थे भाई, वो मुझे बहुत ही अपनी बहन की तरह मानते हैं, नेतांग से भाई करके भी थे। वो आते थे 1 साल में देखने के लिए, तो वो भी यंग थे, तो उन्होंने बोला कि हम रानी का अगर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे शायद वो ठीक हो पाएगा, वो जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देख नहीं पाएगा तो बाथरूम तो जा सकता है, क्योंकि मेरी माँ मुझे बेड पेन में सुसु पोटी सब कुछ कराती थी।
तो फिर उन्होंने मेरी माँ को हिम्मत दिलाई कि नहीं आंटी चलो हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जितना सोचा था उतना इजी नहीं था, वो चैलेंजिंग था। आज तक और ज़िंदगी भर मेरी लाइफ में मेरी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। वहाँ से मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया, एडमिट किया गया। मेरी बॉडी एमआरआई की गई, सारे स्कैन टेस्ट वगैरह सीटी स्कैन एवरीथिंग किया गया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो सकता है, बहुत ही यंग है, जल्दी इम्प्रूवमेंट हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा। 1 साल तो हॉस्पिटल रुकने पड़ेगा, 2-3 साल तो लग जाएगा उसको रेगुलर चेकअप करने में। हॉस्पिटल इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी और उसके अंदर कैल्शियम, पानी, सब कुछ, आयरन, सब कुछ कमी है। और उस दवाई के साथ हम धीरे धीरे सब कुछ प्रेशर करेंगे, हार्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सह नहीं सकती है। और ये सच बात है, 5 साल में मैं पूरी मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, बस ग्रोथ हो गई थी। मम्मी ने कुट कुट के खाना खिलाती थी, ग्रोथ हो चुकी थी लेकिन अंदर कुछ नहीं बचा था। तो फिर एडमिट किया गया, होप खो चुके थे सब, लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रीटमेंट कंटिन्यू चला। वो जो लोग मुझे एडमिट किए थे वो 2 महीने तक हेल्प कर पाए। एवरीडे 500 चार्ज, बेड चार्ज, डॉक्टर फीस 200, लेकिन वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। वो इसलिए कि वो स्टूडेंट है, उनका भी कोई कसूर नहीं है, उन्होंने भी नहीं सोचा था इतना लंबा चलेगा। तो मेरी ट्रीटमेंट मेरी माँ ने भगवान के भरोसे करना शुरू किया। हम लोगों ने मार्च महीने का किराया नहीं दे पाए थे। वो ओनर जो है बार बार धमकी दे रहा था, धमक दे रहा था निकल जाओ। मेरी माँ ने बोला कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मेरी बेटी एक कदम चलने लगेगी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके घर जाऊंगी, तब आपके सारे पैसा मेरी जान दे के भी क्लियर कर दूंगी। लेकिन वो नहीं मान रहा था, उसने 1 महीने तक इंतज़ार किया। तब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हो गई थी, जो मेरी आज हस्बैंड है, जिनसे मेरी शादी हुई है। आपने मेरी शादी का फ़ोटो देखा हो, वो ऐसे मुलाकात हुई। वो हॉस्पिटल के जो लेडी सिस्टर थे वो अपने सारे दोस्त को बुला के दिखाते थे, उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू किया। कैसे हम लोगों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे मैरिज तक आ गई, ये बात अगर जानना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो उसको बीच में नहीं लाना चाह रही, उसको अलग से बताऊँगी अगर आप लोगों की इंटरेस्ट होंगी। तो फिर उनके सपोर्ट के कारण फाइनली मैं चलने की सक्षम हुई, उन्होंने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे एक भरोसा आ गई उनके ऊपर कि उनकी इतनी केयर है, उनके एक अजनबी बनकर उसने मेरे लिए जो भी किया है वो लव स्टोरी पास में बताऊंगी। तो एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो गई। 1 साल तक मैंने चलना शुरू कर दिया। फिर 2000 लास्ट में 14 लास्ट में मैं घर डिस्चार्ज होकर आ गई थी। फिर 2015 तक मैंने चलने की पूरी प्रैक्टिस की। 1 साल रात को जब सो जाते 11-12 बजे के बाद, मेरी माँ रोड पे चलाती थी। मेरे जो हस्बैंड है उनका नाम सरोज है, वो उस टाइम मेरे दोस्त थे। हर सैटरडे संडे आते थे, तो उन्होंने मुझे चलाना सिखाया, मतलब सीढ़ियों गिनना सिखाया, सीढ़ियाँ गिन गिन के चलाना सिखाया, क्योंकि मैं ऊंचाई नहीं चढ़ पा रही थी। तो ऐसे ही मैंने फाइनली चलना शुरू किया। जब मैं चलने की कोशिश करता मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं अगर चल पा रही हूँ तो मैं ब्लाइंड हूँ तो क्या हुआ। जो बचपन से ब्लाइंड होते वो भी क्रिकेट मैच खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, पढ़ाई करके, ब्रेल स्टडी करके। इतना एजुकेशन की नॉलेज मेरे अंदर थी। तो मैं कोशिश किया कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि क्रिमिनल तो यही सोच के एसिड डालता है ना, क्योंकि इसको वो सोसाइटी 4 दीवार के अंदर रखेगा, वो ज़िंदगी में कभी फाइट बैक नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जान से मारने के लिए एसिड नहीं डालता। और सोसाइटी ने मेरे साथ वही किया था, रिजेक्ट किया था मुझे। तो फिर मेरे दिमाग में यही सोचता कि उनके सारे सोच को मुझे कैसे प्रूव करना है पॉजिटिव। मुझे खुद को पॉजिटिव प्रूव करना है उन सबके सामने कि मैंने दोस्त नहीं किया, मेरे गलत नहीं हूँ। क्यों सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करता है जो लोग क्राइम करते हैं? क्योंकि वो लड़का है, मैं एक लड़की हूँ, तो मुझे रिजेक्ट कर देगा सोसाइटी। तो फिर क्या हुआ, वो जो भाई लोग जो मुझे एडमिट किए थे उनको मैंने बोला कि भाई वो अपना नहीं है लेकिन भाई से वर्कर है, मुझे यहाँ से कहीं अनाथ आश्रम में डाल दो या ब्रेल स्टडी में सेंटर में एडमिट करा दो, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ।
जो बचपन से अनाथ होते, उनकी माँ बाप नहीं होते, तो वो भी कुछ करते हैं ना अपनी लाइफ में, वो भी अपने लाइफ में सब कुछ करते, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने ऐसे ही नेट में सर्च किया कि कैसे कैसे तक विक्टिम लाइफ में सरवाइव कर सकता है। तो जिस एनजीओ में आज मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या पेयर मैनेजर के रूप में काम करती हूँ, उस एनजीओ का नाम छाम फाउंडेशन है, सबको पता है। उस एनजीओ को लेकर छपाक मूवी बनी थी। तो इस एनजीओ का आइडिया आया था, वहाँ पे मेल में सबमिट किया था उन्होंने। तो मैं हमारी जो डायरेक्टर है आशीष शुक्ला सर, उनसे मैं बात की थी। तो मैंने उनको पहली हालों में बोल दिया कि मुझे यहाँ से ले चलो, एनजीओ क्या है मुझे नहीं पता, वो क्या करे मुझे नहीं पता। तो उन्होंने हंसने लगे, उन्होंने बोला आप क्या करना चाहते हो, मैंने बोला पढ़ाई। तो उन्होंने 1 महीने तक मेरे से बात की तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया एनजीओ के बारे में, एनजीओ क्या है, रिहैबिलिटेशन कितनी ज़रूरी है, अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो सीरियसली जब इसके बारे में मुझे जाना, तो मेरे सीरियसली मैं जैसे लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जो मैं करना चाह रही थी वो रास्ता मिल गया। तो फिर 2016 में मैंने छाम फाउंडेशन कैंपेन ज्वाइन किया, दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने काम शुरू किया, वहाँ पे मैं ब्लाइंड सिचुएशन में भी अच्छे काम कर रही थी। धीरे धीरे मेरे काम की इम्प्रूवमेंट हुआ अच्छा सा। तो फिर मेरे ड्रीम था कि मैं उड़ीसा के सर्वाइवर्स के लिए, उड़ीसा में इस अवेयरनेस के लिए काम करके गई। इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, इसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। फिर मेरे सबसे ज़्यादा मेरा था कि मेरे केस 2012 में 2009 में मेरी माँ ने जब एफ आई आर दर्ज की थी, मैं आईसीयू में थी। 2012 में मेरे केस को क्लोज कर दिया गया था, पुलिस ने पैसे लेकर केस को क्लोज कर दिया। इस नाम से कोई आदमी नहीं है। मुझे बहुत शौक लगा था वो बातें कि ऐसे घिनौना काम करके उस नाम से कोई आदमी नहीं है, कैसे आराम से अपनी लाइफ जी सकता है। तब भी वो आर्मी में जॉब कर रहा था, वो शादी करके उसका एक बच्चा हो चुका था। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे कि पुलिस को प्रूव होने के बाद पुलिस क्यों नहीं कर रहा है। पुलिस ने फाइनली रिपोर्ट दे दिया कोर्ट को, अब मेरे केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया था। और मेरे अंदर वो आग थी, वो जुनून थी, मैं उसको किसी भी हालत में अरेस्ट करवा के रहूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, गलत वो कैसे आराम से जी सकता है, कैसे मेरी ज़िंदगी को ना बना के वो जी सकता है। तो 2017 में आई हॉस्पिटल शंकर नेत्र चेन्नई में मेरा आई ट्रांसपेरेंट हुआ, लेफ्ट साइड आँखों में नया इंसान का आँख लगाए, कन्या ट्रांसपेरेंट हुआ है। सिर्फ 20% विजिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं, लाइफ टाइम है। आप सबको पता है कि ट्रांसपेरेंट होने के बाद उसको बचा के रखना कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर 2 महीने मुझे चेन्नई चेकअप के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी फैसिलिटी हर स्टेट पे नहीं होता है, उड़ीसा में तो नहीं है। तो आई रश्मि जब वापस आया 2017 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ, धीरे धीरे मेरी रश्मि वापस आई। सितंबर को मेरी रश्मि वापस आई। मैंने पहले काम किया था केस रीओपन किया 9 सितंबर को, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था। मैंने बोला था मेरी लाइफ में हर चीज़ चैलेंजिंग है, ट्रीटमेंट को लेकर मेरे केस तक हर मोमेंट मेरी चैलेंजिंग मैंने फेस किया है। क्योंकि इतने साल के बाद, 9 साल के बाद आर्मी मैन को अरेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, उसके लिए प्रूफ चाहिए। मैंने बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि जब 2016 से मैंने कैंपेन ज्वाइन की, मुझे एक उम्मीद मिल गया था कि मैं अरेस्ट करवा के रहूँगी। उसके जितने सारे कॉन्टैक्ट्स आए थे हमारे घर में, सारे कॉन्टैक्ट्स को मैंने कॉल करके बात करती थी। कीपैड फ़ोन थी, मेरी मम्मी को बोलती थी टाइप करने के लिए। कुछ लोगों ने तो काट के रख दिया था, कुछ लोगों ने गाली कर दिया था, सिम निकाल के रख दिया। स्विच जब आ रहा था, 1-2 लोगों के बात हो रही थी, तो फ्रेंडशिप बन गई थी। धीरे धीरे क्लोजनेस बन गई फ्रेंडशिप फ़ोन के माध्यम से। इतनी मैंने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग कर ली कि उनको भरोसा दे रहा है कि मैं केस करने के लिए फ़ोन नहीं किया। वो उसकी दोस्त के वाइफ थे, तो उन्होंने ही प्रूफ दे दिया था कुछ, तो मुझे रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था अपने को मेरे केस को रीओपन करने के लिए। तो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस ऑफिस था, उन्होंने, वो बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है, जयनारायण पंकज सर, तो वो मेरी केस को टेकअप कर रहे थे। वो भी 3 बार कश्मीर जाके आ चुके थे, क्योंकि वो कश्मीर कुपवाड़ा में जॉब कर रहा था, लेकिन उसको अरेस्ट करना डिफ़िकल्ट था। तो मैं 16 नवंबर 2017 को सीएम सर को ट्वीट की थी,
और हमारे उड़ीसा के सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, इसलिए 19 साल से सीएम है। तो उन्होंने मेरे रिप्लाई दिए थे और उसी दिन 6:30 को अपॉइंटमेंट दिए थे उनसे मिलने के लिए। गाड़ी भेजा था, हम सीएम ऑफिस गए थे, हमारी ग्रुप आई हुई थी। सीएम साहब को जब मेरे केस के बारे में, मेरे हालत के बारे में पता चला, उन्होंने एकदम स्ट्रेटली वार्निंग दी। नेशनल न्यूज़ बन गई थी। जब उसको पता चला कि सीएम के अंडर में केस चला गया तो वो वहाँ से भाग गया था एप्लीकेशन दे के, तो भाग गया था। तो सीएम ने वार्निंग दी थी और जो केस, मेरे केस में जितने पुलिस लोगों ने उसको सपोर्ट किया था मेरे केस को क्लोज करने के लिए, सबको सस्पेंड कर दिया गया। फाइनली 25 नवंबर रात को 2 बजे वो पकड़ा गया। कलकत्ता साउथ बैंड हाउस में छुपा हुआ था 2017 में। मुझे नहीं पता हमारी कानून कितने उसको पनिशमेंट देगा। अभी भी वो जेल में है, आप सबको पता है। हियरिंग चलता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होता है, लेकिन हाँ, मैंने उसी दिन उसको पनिशमेंट दे दिया। 9 साल के बाद कभी उसने सोचा भी नहीं था कि मैं उसका अरेस्ट कर पाऊँगी। वो अपनी लाइफ इतनी इजी से जी रहा था। उसने तो एक गलत किया, उसने मेरे ऊपर ऐसे डाला। उसने दूसरा गलत किया, एक लड़की को शादी करके। उसको नहीं पता था, उसको लग रहा था कि वो ज़िंदगी में कभी पकड़ नहीं जाएगा। तो एक लड़की की ज़िंदगी, वो बहुत ही चालाकी से एक लड़की को शादी कर, उसकी तो ज़िंदगी उसने बर्बाद की ना। कैसे कैसे तो इतना घिनौना काम करके छुप सकता है, रह सकता है, जी सकता है। एक भगवान है, ऊपर वाला है, कभी नहीं सहेगा। जब मैंने गलत नहीं किया तो मैं क्यों इतना दर्द सहूँगी। तो उसी दिन वो सोच रहा होगा, वो 4 दीवारी के अंदर, कि मैं रानी के ऊपर ऐसे डाला था, उसको 4 दीवारी के अंदर मरने वाला था वो। लेकिन आज मैं 4 दीवार का, वो उसके लिए सबसे बड़े पनिशमेंट होगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत खून होगा, जब वो पनिशमेंट पा के, सज़ा काट के, जितने साल के बाद वो जेल से बाहर आएगा, तो रियलाइज़ ज़रूर करेगा कि मैंने गलत किया है। अगर नहीं करेगा तो सोचोगे वो इंसान ही नहीं। तो ये मेरी केस स्टडी थी, मैंने उसको अरेस्ट कराया। तो फिर लाइफ की बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, लोग मुझे जानने लगे। आज ये मोटिवेशनल स्पीकर, मैं इवेंट करती हूँ एंड हमारे कैंपेन में काम करती हूँ। उड़ीसा में एक स्टॉपेज शेल्टर चैप्टर उड़ीसा मैंने ओपन किया। यहाँ पे स्टेट में जितने सारे सर्वाइवर्स के, उनके लिए मैं काम करती हूँ। उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी बेटरमेंट, उनकी केस स्टडी को लेकर काम करती हूँ, उनकी ड्रीम को लेकर काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इतना कर पा रही हूँ। मैं खुद को खड़ा किया, दूसरे को भी खड़ा कर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए। ये सब कर पा रही हूँ आप सबके प्यार की वजह से और सपोर्ट की वजह से। तकलीफ़ तो ज़िंदगी भर रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, एसिडिक ऐसे हार्मफुल केमिकल है, वो सिर्फ चेहरा नहीं जलते, पूरे शरीर को डैमेज कर देता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। मेरी हिम्मत को आप लोगों ही बना के रखे हो। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, इसी वजह से मेरी हिम्मत है, तो हिम्मत ही रहेगा। और मैंने आगे तक बहुत कुछ करने चाह रही हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं सक्सेस होंगी। सो गाइस, यही मेरी थी लाइफ की जर्नी। मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया। बहुत सारे लोग मेरे सरस के बारे में जानना चाह रहे थे, हम दोनों की लव स्टोरी के बारे में। अगर आप चाहते हो मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए, मेरी जर्नी अजनबी रिश्ते से शुरू हुई थी, वो मेरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन शादी तक कैसे आ गई, शादी कैसे हुआ, जानना चाहते तो हम ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। आप सबका प्यार की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं टेक्निकल इशू बहुत हो रहा होगा, क्या मतलब क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरे नए यूट्यूबर, मुझे इतना नहीं पता है। मेरे पास जो फ़ोन है वहीं पे बना रही हूँ, लेकिन बातें आप तक पहुँच पा रही, इतनी बड़ी बातें मेरे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप लोगों का प्यार ही मेरी हिम्मत बढ़ाते है। अब मैं नई चीज़ें लाऊंगी। ये अपनी स्टोरी से ही मैंने शुरू किया था, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी मेरी स्टोरी जानने के लिए। मैं आगे जाकर ब्लॉगिंग वीडियो, मेरी लाइफ में हर जर्नी शेयर करूँ। मैं कैसे खाना बनाती हूँ इतनी कम विजन में, मुझे सिर्फ 20% विजिबिलिटी दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है। 1-2 हाथ दूर में मैं किसी को नहीं दिख, फिर भी इस विजन में मैं खाना बनाती हूँ, अच्छे अच्छे टेस्टी फूड बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ, कितनी तकलीफ होती है, सब दिखाऊंगी। मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम, ब्लॉगिंग एंड मस्ती मजाक सब कुछ। सो गाइस, प्लीज़
Please support and subscribe my channel and share your family and friends. Love you guys. Love you. Bye bye. Take care.